अस्सलाम वालेकुम। कॉमर्स पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को स्टडी कर रहे हैं, जो कि JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए सिलेबस में दिया हुआ है, यूनिट 6। पिछले लेक्चर में हमने पार्टनरशिप के मीनिंग्स, पार्टनरशिप डीड, इसके फीचर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर और उसके साथ हम गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट है, टाइप्स है और इसकी डिफिनीशन है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको समझना होगा कि जब दो पार्टनर A और B पार्टनरशिप कर रहे थे, फिर तीसरे किसी पार्टनर को लाया गया बिजनेस में, तो जब हम तीसरे या किसी नए पार्टनर को बिजनेस में लाते हैं, उसको हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। सेक्शन 31 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पे आप देखिए, A person may be admitted as a partner with the consent of all the existing partners. एक पर्सन को हम एज अ पार्टनर तब लेंगे जब हमें सारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका फुल कंसेंट होगा। जो हम पार्टनर एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप में, उसको हम इनकमिंग पार्टनर कहते हैं। एडमिशन के बाद इनकमिंग पार्टनर जो है वो लिएबल होता है बिजनेस के सारे एक्टिविटीज़ की। आफ्टर हिज एडमिशन जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज़ होंगी उन उसके लिए वो लिएबल होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्होंने नए पार्टनर को एडमिशन दिया। यहाँ पे आप देखिए कि नए पार्टनर को एडमिशन करने के लिए बहुत सारे मकासद हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल की ज़रूरत होगी टू सप्लीमेंट द कैपिटल ऑफ बिजनेस, या टू इंक्रीज द मैनेजरल कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है, या टू एनहेंस द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जो इनकमिंग पार्टनर होगा वो कैपिटल प्रोड्यूस करेगा, उसके पास मैनेजरल स्किल्स हो सकते हैं, या उसके पास रेपुटेशन हो सकती है जिसकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस की रेपुटेशन भी बढ़ सकती है। तो ये 3 वजह हो सकते हैं नए पार्टनर को एडमिशन करने के लिए। अब हम देखेंगे कि अगर हमने नए पार्टनर को एडमिट किया तो उसके क्या राइट्स बनते हैं। यहाँ पे जो है, जब हम पार्टनर को एडमिट करते हैं वो राइट रखता है शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। जब हमने एक इनकमिंग पार्टनर को एडमिट किया, एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में लाया, तो एसेट्स में उस पार्टनर का शेयर बनता है। फर्म के जो भी एसेट्स होंगे उनमें से नए पार्टनर का भी शेयर बनता है। इसके बाद क्या है, राइट टू द शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। फर्म जो इसके बाद एडमिशन के बाद जो भी प्रॉफिट कमाएगी उनमें उसका भी राइट होगा, उन प्रॉफिटों में इनकमिंग पार्टनर का भी राइट होगा, मगर उसके लिए उसे कैपिटल प्रोड्यूस करना होगा और एक मखसूस अमाउंट देना होगा जिसको हम टेक्निकली प्रीमियम कहते हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो बिजनेस में आता है, उसको हमें फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर देना है, या जो भी प्रॉफिट है पिछला प्रॉफिट उसमें भी शेयर देना है, लेकिन उसके लिए वो कैपिटल
इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में, और जो फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए वो शेयर लेगा उसके लिए उसे प्रीमियम देना होगा। ठीक है, तो जब हमने पार्टनर को एडमिट किया, फिर हमने देखा कि क्या वजूहत है, फिर हमने ये भी देखा कि क्या क्या राइट्स है नए पार्टनर की। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब पार्टनर को हमने एडमिट किया उस वक्त हमें कौन सी कैलकुलेशंस करनी ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाना है, क्योंकि अभी तक जो प्रॉफिट आ रहा था वो दो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब तीसरा बंदा आ गया, उसको भी शेयर देना है, तो ओब्वियसली जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइस करेंगे। साथ ही साथ हम सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करेंगे। तो एडमिशन के वक्त पहला जो पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना, दूसरा है सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तीसरा है इसके बाद हमें बिजनेस का गुडविल और उसके रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है उनके रिलेटेड हमें कैलकुलेशंस करनी है। जो हमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर होगी, इंश्योरेंस पॉलिसी पार्टनर्स ने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने ली हुई होगी तो उसको भी हमें एडजस्ट करना होगा। फिर हमें एसेट्स को रिवैल्यू करना है और लायबिलिटीज़ को भी रिवैल्यू करना है। उसमें हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ सकता है या रिवैल्यूएशन लॉस, उसको भी हमें एडजस्ट करना है। साथ ही साथ जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होंगे हमारे पास, जो बचा हुआ कुछ पैसा होगा, उसको भी हमें एडजस्ट करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और साथ ही साथ अगर हम कैपिटल को भी चेंज करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर तो उसको भी हमें एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे। एक तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगा जब एडमिशन होगा, साथ ही साथ सेक्रीफाइसिंग रेशो भी देखा जाएगा, गुडविल का भी ट्रीटमेंट देखा जाएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी ट्रीटमेंट देखा जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को भी रिवैल्यूएट किया जाएगा, और एक्यूमुलेटेड रिजर्व जो हमारे पास होंगे उनको भी एडजस्ट करना होगा। साथ ही साथ कैपिटल जो है उसको भी एडजस्ट करना होगा। अब जो हम देखेंगे गुडविल के रिलेटेड कि गुडविल क्या है, गुडविल के कितने टाइप्स हैं और गुडविल कैसे हम एडजस्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो पहले हम गुडविल की डेफिनेशन को देखेंगे। यहाँ पे गुडविल जो है आमतौर पे हम इसको कहते हैं रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। ये रेपुटेशन होती है बिजनेस की, यानी कोई बिजनेस जो होता है रेप्यूट होता है। जैसे कि आप जानते हैं कोई ब्रांड्स होते हैं, नोकिया जैसे, सैमसंग, इसी के साथ जो भी कोई बिजनेस है उसका जो रेपुटेशन होता है उसको हम गुडविल कहते हैं। साथ ही साथ आपको गुडविल के बारे में ये बात भी याद रखनी होगी कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इसको इंटेंजिबल कहते हैं। क्यों क्यों इंटेंजिबल एसेट कहते हैं? क्योंकि ना तो हम इसको देख सकते हैं ना तो इसको हम टच कर सकते। इंटेंजिबल, टेंजिबल वो होता है जिसको हम टच भी कर सके और जिसको हम देख भी सके। गुडविल क्यों इंटेंजिबल है? क्योंकि ना तो हम इसको देख सकते हैं ना तो हम इसको टच कर सकते। तो ये एक एसेट है। एसेट उसको हम कहते हैं जिसको हम कभी बेच सके या जो बिजनेस को कभी कोई फायदा दे सके। तो यहाँ पे ये एसेट इसलिए है क्योंकि गुडविल को हम बेचते भी है एट द टाइम ऑफ जबकि हम बिजनेस को बंद करेंगे तो उस टाइम हम गुडविल को बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या याद रखना होगा गुडविल के रिलेटेड कि गुडविल एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट। ना तो हम उसको देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। इसको हम रेपुटेशन भी कहते हैं बिजनेस की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि ये गुडविल कैसे बनता है। अगर ये एसेट है, ये एसेट कैसे बनता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा जब कोई बिजनेस क्वालिटी प्रोडक्शन देगी, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देंगी, तो ऑटोमेटिकली उसका गुडविल बढ़ जाएगा। जब रिलेशंस वो कस्टमर्स के साथ हार्मोनियस रखेगी तो उसका गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
प्राइसेस पे वो ध्यान रखेगी, नॉर्मल प्राइसेस, एवरेज प्राइसेस रखेंगी या रीजनेबल प्राइसेस रखेगी बिजनेस, तो उस पे भी, हाँ, उस पे भी गुडविल जो बिजनेस का है बढ़ सकता है। साथ ही साथ इंटीग्रेटरी यानी कि एक बिजनेस या दूसरे सोशल के साथ, सोसाइटी के साथ या कस्टमर्स के साथ जो भी इसके रिलेशंस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, या गवर्नमेंट के साथ, तो इस वजह से भी गुडविल जो है इसका, जो बिजनेस जो है इसका जो गुडविल है बढ़ जाता है। ठीक है, गुडविल आपको याद रखना होगा एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो गुडविल के बारे में फिर से रिपीट करूंगा। गुडविल के बारे में जब भी कोई ऑब्जेक्टिव आएगी कि व्हाट इज गुडविल, आप कहेंगे इट इज एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस। अर्नड, कैसे अर्न किया जाता है? बाय डिफरेंट एक्टिविटीज, बाय क्वालिटी प्रोडक्शन, बाय हार्मोनियस रिलेशंस विद द कस्टमर्स, बाय चेकिंग प्राइसेस, बाय इंटीग्रिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके बाद हम गुडविल के बारे में और थोड़ा डीप जानने की कोशिश करेंगे। ये जो गुडविल है, गुडविल सीमेंटेड होता है, यानी कि बंधा हुआ बिजनेस के साथ। यानी कि जो जब बिजनेस है तब भी गुडविल है, बिजनेस नहीं है गुडविल भी नहीं रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास और कई एसेट्स हो सकते हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जिनको हम कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन बिजनेस मौजूद है। लेकिन ये गुडविल खाली एक ऐसा एसेट है जिसको हमें बेचना है, लेकिन हमको उस वक्त बिजनेस को भी बेचना है, यानी ये बिजनेस के बगैर बेचा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस को छोड़ के ये सोल्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैगी जो है उन्होंने डेफिनेशन दी है, द कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इज बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय द टर्म गुडविल। ये एक कैपेसिटी होती है बिजनेस की कि वो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करेगी। यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है ये रिलेटेड है खाली प्रॉफिट्स के रिलेटेड, क्योंकि प्रॉफिट्स तभी एक बिजनेस अर्न कर सकती है जब उसके पास गुड प्रोडक्शन हो, क्वालिटी गुड्स हो और कस्टमर्स रिलेशंस हो, तो ऑटोमेटिकली ये रिलेट करता है हमारे जो इससे पहले की स्लाइड है उसके साथ। तो जब बिजनेस की अच्छी प्रोडक्शन होगी, अच्छे ताल्लुकात होंगे, तभी वो अच्छी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स के रिलेटेड जो वो मैगी ने कहा है, तो इसको भी कुछ हद तक हम सही डिफिनीशन मान सकते हैं। नेक्स्ट जो है लॉर्ड मैच नॉर्टन जो डेफिनेशन दे रहे हैं उन्होंने कहा है, गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। गुडविल को हम अच्छी तरह से कह सकते हैं कि इट्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, इट इज़ इंटेंजिबल एसेट, मगर इसको समझना, इसको डिफाइन करना एक मुश्किल बात है यहाँ पे। इट इज़ द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द नेम, ये बेनिफिट है, बिजनेस को बेनिफिट मिलता है किससे? नाम, जो इसका नाम होता है उसके बुनियाद पे एक बिजनेस को बेनिफिट मिलता है। या रेपुटेशन एंड कनेक्शंस ऑफ बिजनेस, रेपुटेशन जो बिजनेस की होगी या कनेक्शंस जो होंगे कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ या गवर्नमेंट के साथ, उसके बुनियाद पे जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उसको हम गुडविल कहते हैं। इट इज़ द वन थिंग which distinguishes an old established business from new business as it start at it first starts। जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त उसके पास कोई गुडविल नहीं होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना गुडविल बनाता जाता है। तो लास्ट में और फर्स्ट में हम फिर कंप्रोमाइज करेंगे ओल्ड बिजनेस और न्यू बिजनेस को, उसी बुनियाद पे हमें गुडविल एस्टेन हो सकता है। गुडविल में हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक ट्रेड में एक टाइप का गुडविल होगा, दूसरे ट्रेड में दूसरे टाइप का गुडविल होगा। तो यहाँ पे जो लॉर्ड मैच है उन्होंने जो डेफिनेशन दी है बहुत अच्छी डेफिनेशन है। यहाँ पे गुडविल को रिलेटेड इन्होंने जो कहा है कि समझना इसको बहुत मुश्किल है लेकिन इसको डिस्क्राइब करना आसान है। ये एक रेपुटेशन है या एक अच्छे नाम के साथ जो बेनिफिट मिलते हैं वो है बिजनेस का। तो इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो गुडविल है ये असल में
पुराने बिजनेस को और नए बिजनेस को फर्क करती है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम गुडविल के टाइप्स पढ़ेंगे। गुडविल बहुत टाइपों का होता है, एटलीस्ट 4 टाइप्स है इसके। तो आपको ये चारों टाइप्स याद रखने होंगे। इनके रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में जो पंचायती अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट है उसके रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट, इसके रिलेटेड वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। तो पहले आपको देखना होगा कि कैट गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल में आप पहले देखेंगे कैट गुडविल। यहाँ पे मैं इसको पढ़ूंगा। द कैट refers the old home of the person who keeps it and stays in the old home although the person who has kept the home leaves, and so it represents the person who goes to the old shop whoever keeps it। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इंशाल्लाह समझ आएगा। फिर से, द कैट प्रेफर्स द ओल्ड होम। कैट जो होती है बिल्ली, ये प्रेफर करती है ओल्ड होम को, यानी कि ये होम के साथ रिलेटेड है। जो शख्स कैट पेट करता है उसके घर के साथ कैट को रिलेशन होती है, न कि पर्सन के साथ। और अगर वो पर्सन वहां से चला भी जाए लेकिन ये जो कैट है ये उसी होम के साथ रिलेटेड है। ठीक है। तो ये किस तरह का गुडविल है आपको समझना होगा। तो इसका मतलब ये उस टाइप का गुडविल है जब एक पर्सन है वो बिजनेस को बढ़ा रहा है लेकिन अगर वो बिजनेस को छोड़ ले तो ये गुडविल वहां से नहीं जाने वाला है। ठीक है। कैट गुडविल जो है वही रहेगी बिजनेस के साथ, ना कि पर्सन या बिजनेसमैन के साथ। ठीक है। होप ये पॉइंट आपको समझ आया। इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु गोज टू ओल्ड शॉप हुएवर कीप्स इट। जो उस शॉप में उस बिजनेस में नया आएगा उसी का ये गुडविल बनेगा, कैट गुडविल। ठीक है। उसके बाद है डॉग गुडविल। यहां से अजान हो रही है तो इसको मैं यहां पे पाज करूंगा। वेलकम बैक। तो टाइप्स ऑफ गुडविल में आपने पहले जो देखा कैट गुडविल। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज़ कैट गुडविल तो आप क्लियरली बोलिएगा कि वो गुडविल जो बिजनेस के साथ रहे, न कि पर्सन के साथ। जो भी उस बिजनेस में नया आएगा ये उसी का बनेगा। ठीक है। उसके बाद है डॉग गुडविल। द द डॉग गुडविल रिलेटेड रिलेटेड टू द पर्सन, इट इज अटैच टू द पर्सन। ठीक है। कैट जो था अटैच बिजनेस के साथ था, अटैच होम के साथ। तो डॉग जो है ये फेथफुल होता है, ये अटैच होता है पर्सन के साथ, ना कि प्लेस के साथ। तो जो डॉग गुडविल है ये पर्सन के साथ जाएगा। अगर पर्सन बिजनेस को लीव कर रहा है तो गुडविल भी लीव हो जाएगा। ठीक है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन प्रोफेशंस। ठीक है। जैसे कोई प्रोफेशन होता है, जैसे कि किसी कोचिंग सेंटर में कोई अच्छे सर पढ़ाते हैं, तो अगर वो सर उस कोचिंग सेंटर को छोड़े तो जो बच्चे जो इस उन्होंने गुडविल कमाया है, उस सर ने जो गुडविल कमाया है, अगर वो कहीं और पे उसको स्टार्ट करे तो ओब्वियसली जो भी कोई स्टूडेंट होगा वही पढ़ने जाएगा, क्योंकि उसका जो गुडविल है वो डॉग गुडविल है, ना कि कैट गुडविल। ठीक है। इसके बाद हमारा जो है रैट गुडविल। रैट गुडविल को अगर हम देखें, द रैट हैज़ नो अटैचमेंट ईदर विद द ओनर ऑफ द houses or with the place. Rat is interested only in filling its stomach, not no matter from where things come. So as a certain customers who are neither attached to any owner of the business nor to any shop, such type of goodwill has a small value or no value. एक ऐसे टाइप का गुडविल जो कि न तो बिजनेस का है न बिजनेसमैन का है। ठीक है। ये क्या है, ये वो सेक्शन होगा कस्टमर्स का जिनको खाली अपने प्रोडक्ट्स के साथ वाबस्तगी है, जो कि
ना तो बिजनेस के बारे में सोचेंगे ना ओनर के बारे में, ठीक है। ना तो वो बिजनेस को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, ना वो ओनर को किसी तरह का रेपुटेशन देने की कोशिश करते हैं। वो खाली अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया रैट गुडविल। इसके बाद है रैबिट गुडविल। रैबिट हैज़ अ हैबिट ऑफ लिविंग क्लोज एंड इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू फार। There are customers who neither attract value to the owner nor shop, but to the nearness of the shop. Such type of goodwill has low market value. ऐसे टाइप का गुडविल है, रैबिट टाइप का गुडविल है, ऐसे टाइप का गुडविल है जहाँ पे ये बिजनेस के साथ तो रहेगा लेकिन इसका वैल्यू उतना नहीं है, क्योंकि जो इस सेक्शन में कस्टमर्स आते हैं वो खाली बिजनेस के साथ रिलेट होते हैं या बिजनेस के क्लोज होते हैं, लेकिन उनको ना बिजनेस के साथ वाबस्तगी है ना ओनर के साथ, लेकिन फिर भी ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है रैट गुडविल जो और रैबिट गुडविल में हमें फ़र्क जो है, एक ही फ़र्क मिलता है। जो रैट गुडविल है इसको किसी के साथ वाबस्तगी नहीं है, हालांकि ये प्रोडक्ट्स खरीदता है बिजनेस से, प्रोडक्ट बिजनेस को ये रिप्रेजेंट कहीं पे नहीं करेगा। अगरचे ये बिजनेस से फ़ायदा लेता है लेकिन ये बिजनेस को कहीं पे रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ना कि ओनर उसको। लेकिन जो रैबिट गुडविल है यहाँ पे ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये खाली क्लोज रहने के लिए, इसको बिजनेस से कोई बेनिफिट नहीं है, इसको बिजनेस से कोई, फिर भी ये इसके क्लोज रिलेशन में रहता है, इसका भी लो वैल्यू रहता है। खाली यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट गुडविल्स है वो है कैट और डॉग गुडविल। कैट जो है बिजनेस के साथ रहता है, प्लेस के साथ, डॉग जो है ये पर्सन के साथ रहता है। नेक्स्ट जो है हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर हमें अब देखना है कि हमारे पास कितना गुडविल है, वैल्यू निकालना है गुडविल का, उसको हम कैसे निकालेंगे। हमारे अकाउंटिंग में इसके लिए दो चार मेथड्स है। तो उन मेथड्स में जो पहला मेथड है उसको हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, पुराने जो ईयर्स हैं उनका जो प्रॉफिट है उसका हम एवरेज निकालते हैं, फिर आप नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पे हमारा गुडविल निकलता है। नंबर ऑफ परचेज ईयर जो है ये प्री डिटरमाइंड होता है बिजनेस में, तो इसके रिलेटेड मैं आपको आगे जो लेक्चर्स है उनमें बताऊंगा। फिलहाल आपको याद क्या रखना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड एक मेथड है गुडविल वैल्यूएशन करने का, जहाँ पे हम गुडविल को वैल्यूएट कैसे करते हैं, हम जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं 2-4 साल का, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के साथ। उसके बाद है दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड। इस सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में हम डिफरेंस करते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या निकलता है, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट उसमें हम डिफरेंस निकालते हैं। ये आपको जब हम इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करेंगे वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट हर एक मेथड में हम एक एक प्रैक्टिकल करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट जो भी है क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको याद क्या रखना है, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सुपर गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आपको जानना है सुपर प्रॉफिट कैसे निकाले, तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में आपको डिफरेंस करना है, वहाँ पे आपका सुपर प्रॉफिट निकलेगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम जो गुडविल यहाँ पे निकालते हैं या इसका वैल्यूएशन जो करते हैं वो हम कैपिटलाइजेशन मेथड के साथ इस तरह करते हैं कि हम सुपर प्रॉफिट को लेते हैं, उसको हम नॉर्मल रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि बिजनेस कितना कमा सकता है या बिजनेस को कितना अर्न हो सकता है, एक नॉर्मली बिजनेस कितना अर्न करेगा, उस रिलेटेड उसके रिलेशन में हम जो गुडविल निकालते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में। फिर से बताना चाहूँगा, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं विथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो आपको जो इसके रिलेटेड फार्मूलाज है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आज या कल सुबह आपको वहाँ पे पोस्ट करूँगा। आपको वो याद रखने हैं, फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसके रिलेटेड एक दो प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो फिर हम जो इसके बाद जो एडमिशन के बाद रिटायरमेंट है, डेथ है, डिजुलेशन है और जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। शायद इस लेक्चर के बाद और एक लेक्चर और दो लेक्चर हो सकते हैं, उसके बाद हमारा यूनिट 6 जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर अवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।